ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10 के साइंस विषय के लेसन 3 जो है धातु एवं अधातु के प्रश्नोत्तर को सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछे, धातु। ठीक है, धातु के बारे में बताना है। क्या बोल रहा है, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये क्या हो जाएगा, कमरे के ताप में हम लोग जानते हैं क्या, पारा है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी रासायनिक फॉर्मूला Hg से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में भी देखिए, तरल रूप में पारा जो है उपस्थित है। दूसरा पूछ रहा है, चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, कौन है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, चाकू से काटते हुए फिगर दिखाया गया है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होती है, Ag, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और उष्मा का कुचालक, ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा का कुचालक होती है, ये क्या हो जाएगा, Hg भी होता है, मतलब ये पारा भी होगा, और एक होता है Pb मतलब लेड। ठीक है, लेड बोलिए या सीसा, ये भी उष्मा का सुचालक है। तो इसका भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, आघात तथा तन्य का अर्थ समझना है। पहले समझिए आघात वर्ड का मतलब क्या होता है। आघात मतलब आघात किया हुआ, मतलब चोट। किसी भी चीज में मान लीजिए यहाँ पे कोई फई है, लोहा है, उसको हम लोग क्या किए, हथौड़ा से चोट मार मार के इसको क्या किए, चादर के रूप में परिवर्तित कर दिए। मतलब ये इतना, तो इसको मार के हम लोग ऐसे परिवर्तित कर दिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आघात वर्ध। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, किसी धातु को जब पीट कर उसे एक पतली चादर, क्या, पतली चादर के रूप में दिया जाता है, उसे आघात वर्ध कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम का पेपर है। ठीक है, ये भी आघात वर्ध के नियम से ही इसको बनाया गया है। ठीक है, पीट कर इसे पतला चादर में परिवर्तित किया गया है। अब दूसरा देखो, तन्य। जैसे हम लोग कोई मोटा लिए, मोटा धातु लिए, उसको क्या किए, हथौड़ा से पीट के उसको लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तन्य। यानी तन्य से ही पता चल रहा है टांगना, खींचना। इसका देखिए, किसी धातु को जब लंबी तथा पतली तार के रूप में दिया जाता है तो उसे तन्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया, कॉपर का तार है, ये एल्यूमिनियम का तार है। एग्जाम्पल भी वही दिया गया, एल्यूमिनियम हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, या कॉपर हो गया। ये सभी को हम लोग, ये सभी धातु को हम लोग तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये रहे फिगर देखिए, ये क्या है, ये सोडियम है, और ये क्या है, केरोसिन का तेल है। ठीक है, ऑयल है। इसको देखिए, केरोसिन का तेल में सोडियम धातु को डुबाकर रखा गया है। क्यों, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये हवा के संपर्क में आते ही क्या करता है, जल जाता है, या फिर इसको पानी के संपर्क में भी आएगा तो ये जल जाएगा। क्योंकि पानी में भी, जल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, तो इसी चलते हम लोग उसको अभिक्रिया से बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन के ऑयल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, और यही धातु को हम लोग क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पीछे देखे थे, पीछे वाले क्वेश्चन में। चलिए इसका लिखित में आंसर देखते हैं। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, क्रियाशील बोलिए, अभिक्रियाशील बोलिए। ठीक है, यह हवा तथा पानी, बोले ना, हवा तथा पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, मतलब जलने लगता है। अतः वायु से संपर्क हटाने के लिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल
में डुबोकर रखा जाता है। बस ये क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है। अब चलिए इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन का हम लोग अभिक्रिया कराएंगे और उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। और दूसरा क्या पूछ रहा है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। ठीक है, पहले देखिए पहला का कर लेते हैं, भाप के साथ आयरन। भाप बोला तो भाप में क्या लेंगे हम लोग, जल ही लेंगे। फॉर्मूला किसका लिखेंगे, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये भाप के रूप में उपस्थित है, ठीक है, गैस के रूप में। इसको H2O कैसा लिया गया है, गैस के रूप में लिया गया है, ठीक है, या भाप बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। और Fe आयरन, जब लोहा को भाप के साथ दोनों का विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अभी सब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को, ये रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए एक बता देते हैं, बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा। सबसे संतुलित करने के लिए क्या करना है, बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे। इस पहले क्या बोला, सभी को एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, सभी को चलिए एक बॉक्स में बंद कर लिए। क्यों बंद किए, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है वो वही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद क्या बोला है, पहला सेकेंड स्टेप कि हम लोग कोई बड़ा यौगिक पकड़ लेते थे। इन सभी में, इन चारों में सबसे बड़ा यौगिक कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ ली। अब देखते हैं, पहले देखेंगे Fe यहाँ पे कितना है, 3। ठीक है, यहाँ पे Fe कितना देख रहे हैं, 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, Fe को 3 करेंगे, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 3। आयरन तो संतुलित हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, 4 लगा देंगे, तभी तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है, और यहाँ पे देखिए इस 4 का मतलब क्या है, ये जो 4 लिखे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन इसमें 8 है, क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 8 है। अब हम लोग इधर क्या करना, इधर भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स के आगे यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये भी जो रासायनिक समीकरण था पूरी तरीका से क्या हो गया, संतुलित हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब चलिए देखते हैं जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। पहले जल के साथ क्या लेते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, Ca, और जल का H2O। जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये देखिए इसमें पहले ही पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है। अब क्या बोला है, जल के साथ क्या लेना है, पोटेशियम। पोटेशियम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, K। अब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और ये भी जो समीकरण है पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रियाशील धातु को तनु का मतलब समझिए, जिसमें क्या हो जाएगा, जल का मात्रा अधिक है और अम्ल का मात्रा कम है। मान लीजिए कोई विलयन है, कितना, 10 लीटर का कोई विलयन है। ठीक है, उसमें तनु HCl बोला या तनु अम्ल बोला है, तो इसमें क्या होगा, जल का मात्रा अधिक होगा। मतलब मान लीजिए 8 लीटर जो होगा जल होगा H2O, और 2 लीटर होगा वो क्या होगा, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, तो इसी का मतलब हो जाएगा, तनु का मतलब हो जाएगा पतला, यानी विलयन में जल का मात्रा अधिक है और एसिड का मात्रा कम है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डालना जाता है तो कौन सी गैस निकलती है।
इसमें वही चीज पूछ रहा है कि जब HCl में हम लोग कोई धातु डालेंगे तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो वही गैस के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं, एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखिए, जब भी कोई धातु को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या, जब भी कोई धातु को हम लोग कोई किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सा क्या उत्पाद प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है लवण, याद रखना, प्लस एक गैस निकलेगी जिस गैस के बारे यहाँ पूछा गया है, तो वो गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ एक धातु लेते हैं, जिंक धातु है, और अम्ल HCl ले लेते हैं। अब ये दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड एक लवण का प्रकार है, हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस है, अम्ल अम्ल है, और धातु धातु है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा गैस निकलेगा, तो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेंगे हम लोग, जब भी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसका लिखित में आंसर देख लेते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है तो धात्विक लवण, ठीक है, देखिए लवण का निर्माण हो रहा है, का निर्माण होता है, तथा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यही चीज पूछा है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया गया है, जैसे सोडियम धातु है, HCl एक अम्ल है, जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एक लवण है प्राप्त होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है उसको भी देखिए यहाँ पे संतुलित किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, खुद से भी संतुलित कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस ये जो लिखे हम लोग रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित करके देखते हैं। पहले क्या बोले थे दादा, बॉक्स बना, हर बार बनाना जरूरी नहीं, बस एक बार बता दिए। हम लोग क्या पकड़ेंगे, डायरेक्ट सबसे बड़ा यौगिक। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यौगिक कौन है, ये चारों में से सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, जिंक, पहले देखते हैं Zn को, Zn यहाँ पे एक है, यहाँ देख रहे इधर भी Zn एक है, यानी जिंक तो है संतुलित। अब बचा कौन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन देख रहे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आके 2 लगा देंगे। जैसे क्लोरीन को 2 किया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया, देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, मतलब ये क्या हो गया, ये भी जो रासायनिक समीकरण था वो अब पूरी तरीका से संतुलित हो चुका है। ठीक है, और क्या बोला है, गैस का तो पता कर लिए कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए नीचे और पूछा है, आयरन के साथ तनु H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल बोलिए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्या, H2SO4 का रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। जब हम लोग आयरन को H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं, या दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है उत्पाद, फेरस सल्फेट। ये क्या है, बताए थे, ये क्या है, ये एक प्रकार का लवण है। क्यों, क्योंकि एक धातु है, ये एक एसिड है, ठीक है, अम्ल, बताया जब दोनों धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो एक लवण का निर्माण करता है, एक हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज हुआ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया यही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं या क्या ये पूरी तरीके से संतुलित है। सबसे बड़ा यौगिक पकड़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ा यौगिक क्या है, एक ये हो सकता है या ये हो सकता है, हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो आप लोग को जैसे इच्छा, मान लीजिए चलिए मेरा इच्छा हम इसको ले लें, आप लोग इसको भी लेकर संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन एक 2 है,
क्या हाइड्रोजन इधर 2 है? हाँ, हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन का खेल खत्म। अब सल्फेट यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है, मतलब सल्फेट का भी खेल खत्म। अब बचा कौन? Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देख रहा है 1 है, मतलब ये पहले से ही पूरी तरीके से संतुलित था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखा हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। जिंक को एक धातु है, आयरन सल्फेट जो क्या है? एक लवण है, पीछे था, ये देखिए आयरन सल्फेट क्या था? एक लवण था। जिंक को जब आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है प्लस Fe अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ खास हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे जिंक पहले अकेले था और आयरन सल्फेट दोनों एक यौगिक था, लेकिन देखिए अभिक्रिया के बाद ये जिंक क्या किया? आयरन को क्या किया? विस्थापित कर दिया, बोले तुम हटो। अब खुद क्या हुआ? सल्फेट के साथ मिलकर एक यौगिक बनाया। कौन सा यौगिक बनाया? जिंक सल्फेट का। यहाँ पे देखिए वही चीज है, जिंक सल्फेट का यौगिक बनाया और आयरन को क्या किया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया का हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए एग्जाम में आप लोग को ऐसा समीकरण दे दे और पूछे कि बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन दे देगा, या हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, तो हम लोग अगर इसको चेक कर पाए अच्छा से तो हम लोग बता देंगे कि हाँ ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसका लिखित में आंसर देख लेते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। क्या किया है? आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर दिया है। कौन किया है? जिंक। ठीक है, यहां पे भी वही चीज लिखा हुआ है। तथा जिंक सल्फेट खुद क्या बनाता है? जिंक सल्फेट तथा आयरन, यहां पे देखिए आयरन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना। क्या लिखना है? ये चीज गौर कीजिए इस शब्द को। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं किसका बनाएंगे। ऑक्सीजन का बनाते हैं, एक बना देंगे, आप लोग को बाद बाकी समझ में आ जाएगा। किसका बनाना है हम लोग को? सोडियम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na। ठीक है, सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब परमाणु संख्या हम लोग किस हिसाब से निकालते हैं? देखते हैं कि किसी तत्व के केंद्र में कितना प्रोटॉन रहता है। जितना प्रोटॉन रहता है उतना बोलते हैं उसका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। तो सोडियम का बात है, सोडियम में देखिए यहाँ पे कितना था? 11 प्रोटॉन था। कितना प्रोटॉन जो था? 11 था ऐसे। ठीक है, तो हम लोग बोल दिए कि हाँ इसका परमाणु संख्या 11 है। और हम लोग ये भी जानते हैं जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन ही होगा, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है।
क्या होता है, और एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मतलब मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11, तो ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 11। ठीक है, कितना, 11। ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसी भी तत्व के परमाणु में। अब चलिए देखते हैं, 11 तो हो गया। अब एक चीज बताते हैं आप लोग को, वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, बोर और बरी के नाम से। ये बोर किसी का सरनेम था और बरी किसी और दूसरे वैज्ञानिक का सरनेम था, तो इसलिए इसको बोलते हैं बोर बरी का परमाणु नियम। ठीक है, या नियम, जो भी पंडित बोलिए इसको। तो ये क्या बोलता है, इन्होंने ना, ये वैज्ञानिक ने हम लोग को बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, परमाणु के जो केंद्र होता है उसके चारों ओर क्या करता है, घूर्णन करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। कहां पे, कक्षा में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कक्षा। यह है पहला कक्षा, यह है दूसरा कक्षा, मान लीजिए बना देते हैं, यह है तीसरा कक्षा। इसी में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब कक्षा का क्या नाम देते हैं, पहला कक्षा को हम लोग क्या नाम दे लेते हैं, के, दूसरा कक्षा को एल, तीसरा कक्षा को एम, के एल एम। ठीक है, तो एन बराबर क्या रखेंगे, जैसे पहला कक्षा है तो एन बराबर हम इसको 1 रखेंगे, एल का क्या रखेंगे, एन बराबर 2 रखेंगे, और एम का क्या रखेंगे, एन बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक ने, बोर बरी वैज्ञानिक ने बताया था कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि पहला के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कि एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए जानकारी भी तो होना चाहिए, तब तो बैठाएंगे कि हाँ के सेल में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे रख दिया, हो गया। तो उसके लिए इन लोगों ने एक नियम दिया था, एक सूत्र, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। वो सूत्र क्या था, 2n²। यह एक सूत्र था। इसमें n का मान क्या रखना, ये वाला रखना। जब कक्षा 1 लेंगे तो 1 रखेंगे, कक्षा 2 लेंगे तो 2 रखेंगे, और कक्षा 3 को लेंगे तो 3 रखेंगे। ठीक है, और क्या बोला था, ये बोला था कि किसी भी, क्या, किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम, हिंदी देख लीजिएगा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है, हो सकती है। क्या बोला था, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, मतलब इसके लिए क्या है, मान लीजिए सोडियम का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसके सबसे बाह्यतम कक्षा क्या है, ये है। ठीक है, ये है सबसे बाह्यतम कक्षा। इस कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, चाहे इसका कैपेसिटी कितना भी हो, चाहे इसका कैपेसिटी 18 हो या 10 हो या 32 हो, कितनों भी कैपेसिटी हो क्या एम कक्ष की, उसमें अधिकतम कितना, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बाह्यतम कक्षा है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज लिखा गया, तो ये चीज को भी याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग कि पहला के सेल में कितना, के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो फॉर्मूला बैठा के देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। यही है फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे के सेल के लिए n का मान 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2।
मतलब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। ठीक है, 2 से अधिक नहीं, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एल सेल का। एल सेल कितना, एन बराबर 2। इसको रखते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 8। मतलब दूसरा कक्षा में जिसको एल नाम दिए हैं उसको, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है? 8। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा के लिए n बराबर 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये जो m कक्ष में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18। लेकिन हम लोग नियम क्या पढ़े यहाँ पे, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक नहीं होगा। देखिए कैपेसिटी कितना है 18, लेकिन इसमें क्या 8 से अधिक नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। कितना, पहला के कक्षा में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले रख लेते हैं। ये चलिए पहला, ये दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए। अब तो दूसरा कक्षा में देख रहे कितना, अधिकतम 8 हो सकता है। चलिए यहाँ पे 8 रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को रख चुके हैं। ठीक है, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ 11 था, 10 रख दिए तो कितना बचा 1। अब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मात्र 1। ये हो गया पूरी तरीका से कंप्लीट। अब पढ़िए क्या लिखना था हम लोग, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है, सारा कुछ इलेक्ट्रॉन है। किस फॉर्म में है, बिंदु। और ये क्या है, पूरा एक संरचना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, जब भी कोई भी किसी भी तत्व का पूछे, जैसे मैग्नीशियम पूछ लिया, ऑक्सीजन पूछ लिया, या कोई भी, तो उसका लिए हम लोग बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या हमें हम लोग को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये नियम कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, चाहे उसका कैपेसिटी कितना हो। देखिए यहाँ पे 18 कैपेसिटी था, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में अगर आता भी तो हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है। सीख गए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज किया हुआ है। ऑक्सीजन का यहाँ पे बना दिए हैं, मैग्नीशियम का यहाँ बना दिए हैं, ताकि इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज सिखा देते हैं। जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब हम लोग को बोलेगा क्या, सोडियम का एक क्वेश्चन पूछ दिया इसी में कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। ठीक है, क्या लिखने बोला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वर्ड को भी पकड़िए, क्या लिखने बोला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो हम लोग सीख लिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ नहीं लिखना है, जैसे सोडियम का लिखना है तो ऐसे कीजिए। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे देखिए 2, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहीं पे देखते हैं। पहला कक्षा में कितना, 2 लिखेंगे। दूसरा कक्षा में कितना था, 8 लिखेंगे। अब बचा कितना, 1, कहे कि 10 के बाद 1 ही बचेगा ना, 10 हो गया तो 11 इलेक्ट्रॉन था, तो बचा कितना, 1। यहाँ पे देखिए 1 ही था तो 1। इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
कभी भी बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, कोई भी दे दिया उसका, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन संख्या भी दे दिया, परमाणु संख्या भी बता दिया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोलेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम लिख लिया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोलेगा, ठीक है। तो कितना मैग्नीशियम का हम लोग जानते हैं कि 12 होता है। क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, सारा तो क्या 12 ही है। समझ आ रहा है? तो 12 हम क्या लिखेंगे, 2 पहले रखेंगे, काहे कि फिक्स से 2 से तो अधिक आएगा नहीं पहला कक्षा में, और दूसरा में 8 से ज्यादा नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? और तीसरा में बचा कितना, 10 तो इलेक्ट्रॉन हम लोग बैठा लिए, अब 12 में 2 ही बचेगा, तो तीसरा कक्षा में 2 आएगा। मतलब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? जब भी एग्जाम में बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। अब चलिए देखते हैं स्थानांतरण, और एक चीज सीखिए यहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया। यहां वैज्ञानिक ने और एक बात बताई थी, एक ही बार बता देते तो दिक्कत होता। वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी तत्व के परमाणु क्या चाहता है कि हमारा जो सबसे बाह्यतम कक्षा हो वो पूरी तरीके से पूर्ण हो, मतलब हम स्टेबल हो जाएं। हर कोई मतलब ये चाहेगा कि हर कोई यही चाहेगा कि मेरे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे हमको किसी से लेना पड़े उधारी या किसी को दान देना पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम, ये क्या चाहेगा कि मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो कोई ले ले। समझ रहे बात को? ये क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो कोई और ले ले, ताकि मेरे, उसके बाद मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को कोई ले लिया तो ये तो कक्ष खत्म हो जाएगा, मतलब बाह्यतम कक्षा क्या बचेगा, यही बचेगा जो एल है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब सोडियम अब क्या बोलेगा कि हाँ अब हम पूरी तरीके से संतुष्ट है, अब हमको भागा दौड़ी नहीं करना है, मतलब पूरी तरीके से वो स्टेबल हो गया, वो परिपूर्ण हो गया संसार में, ठीक है, कोई चीज का कमी नहीं है। तो ये क्या चाहेगा, इसको 1 को दान करना। 7 तो ले नहीं सकता लेकिन 1 को तो दान कर ही सकता है। तो सोडियम क्या चाहता है, 1 को बोलेगा कि तुम चल जाओ, कोई आओ जैसे ले जाओ जैसे, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कभी भी सोडियम क्या होता है, प्लस आयन होता है। एक चीज याद रखना है, प्लस आयन होता है। अब यहाँ पे ही मान लीजिए एक और लिखते हैं, चलिए समझ आ जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। क्लोरीन का, ठीक है, इसका क्या होता है, 17 होता है परमाणु संख्या। जितना परमाणु संख्या उसमें उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, 17। अब देखते हैं पहला कक्ष में अधिकतम कितना बैठ सकता है, 2। दूसरा कक्ष में कितना बैठ सकता है, 8। 10 हो गया, बचा कितना, 7। तीसरा कक्ष में क्या है, 7। अब क्लोरीन क्या चाहेगा कि मेरे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके पास कितना है, 7। तो ये क्या चाहेगा कि हमको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, समझ रहे बात को। ये चाहेगा कि कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे हम क्या हो जाए, 8 हो जाए, और हम भी पूरी तरीका से स्टेबल हो जाए। मतलब हमको भी किसी और तत्व के साथ शेयर करके या भागा दौड़ी करना नहीं है, या फिर उसके साथ कुछ रिश्ता ही नहीं रखना है किसी के साथ, समझे बात को, पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाए। तो ये क्या करेगा, जब सोडियम और क्लोरीन को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये तो भी बोलेगा, सोडियम बोलेगा लो मेरा को ले लो, 1 ले जाओ ले जाओ, मेरा पे ये बोझा बन गया है। और ये क्या बोलेगा, हमको तो 1 जरूरी है। तो ये दोनों, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, उसको क्लोरीन क्या करेगा, ले लेगा। समझ रहे बात को, ये दे दिया, दान दिया तो ये धनायन है, और ये ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, वही चलते ये ऋणायन है। अब समझ आया प्लस और माइनस का खेला। ये दोनों क्या किया, दोनों को जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन दान देना लेना था, तो ये लोग क्या करेगा, दोनों एक दूसरे में ना बहुत मजबूती से पकड़ बना कर रखेगा, ठीक है। इतना जोर से पकड़ बना कर रखेगा ना कि इन लोग को अलग करने के लिए फिर दोबारा ना
बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगा, तभी ये दोनों फिर क्या होगा, NaCl से Na और क्लोरीन में परिवर्तित हो पाएगा, फिर टूट पाएगा। इसीलिए आयनिक बंध को हम लोग अलग करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्या चाहेगा कि मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई तो आओ ले जाओ, हमको ये नहीं चाहिए, ये मेरे ऊपर क्या हुआ, बोझ बन के है। ठीक है, इसके लिए हमको परेशानी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, ये +2 आयन दान करना चाहेगा, इसीलिए मैग्नीशियम +2 है। अब समझ आया यहाँ पे 2 लिखने पे क्या मतलब होता है, 1 लिखाता है तो क्या मतलब, 1 तो लिखाता नहीं है, बल्कि यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन 2 तो लिखाता है तो लिखना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे लेके बोला गया है। ठीक है, जो यहाँ पे समझा है ना वही चीज पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए थे पीछे, ये तुरंत जस्ट में क्या करना, N2O और FgO का निर्माण करना है, कि कैसे सोडियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करे, और कैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करे, उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन था, क्या पढ़े थे पहला कक्षा में, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो पहला कक्षा में 2 तो आ गया, बचा कितना, 6। तो सबसे बाह्यतम कक्षा में कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए तो हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, फिर मतलब हमको किसी भी धातु या तत्व के साथ हमको अभिक्रिया करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे एक सोडियम है यार, यहाँ पे एक सोडियम है, अब ये क्या बोलेगा, बता दिए सोडियम के सबसे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो सोडियम बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ ले जाओ, ये भी दान देना चाहेगा, ये भी दान देना चाहेगा, बोलेगा ले, इधर से भी लो, ये भी ले जाओ। और ऑक्सीजन को चाहिए इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा 2 हमको दे दो, तुम भी मस्त रहो, और इसको भी बोलेगा हमको दे दो ये इलेक्ट्रॉन, तुम भी मस्त रहो, और हम तुम दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके हम भी मस्त हो जाएंगे। तो ये वही करता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन क्या 8 हुआ, 6 यहाँ पे था, ये 1 7वां हो गया, ये 1 8वां हो गया, मतलब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और ऑक्सीजन की तो बल्ले बल्ले हो गया, मतलब ये भी स्टेबल हो गया। अब मैग्नीशियम देखिए, बताए थे मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे देखिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में हम लोग कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, देखिए। ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे चाहिए थे यहाँ भी वैसे ही चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मैग्नीशियम बोलेगा ऑक्सीजन को मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, और ऑक्सीजन बोलेगा हाँ भाई दे दो, है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन का हमको जरूरत है। ठीक है, तो ये इसको दान दे देगा, ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये इसमें इससे क्या होगा, दान जैसे दे दिया ये भी पूरी तरीके से संतुलित हो गया, मतलब परिपूर्ण हो गया, और ये भी ऑक्सीजन भी अब स्टेबल हो गया। यहाँ वही चीज दे दिया गया कि मैग्नीशियम क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये +2 आ गया। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है +2 आयन रखता है एक्स्ट्रा, या 2 आयन दिया, और ऑक्सीजन क्या किया, 2 आयन लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस है, लिया मतलब ऋण आयन। ठीक है, कर्जे में है, और ये दिया मतलब ये धनवान है, धन आयन। यहाँ पे भी वही चीज है, सोडियम यहाँ पे क्या था, 1 आयन दिया था, यहाँ पे भी सोडियम 1 आयन दिया था, और ऑक्सीजन क्या था, लिया था, 1 इससे लिया था बोल के माइनस इधर, 1 इससे लिया बोल के माइनस इधर। तो इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके ये दोनों एक यौगिक का निर्माण करता है। समझ आ गया, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है।
अब ये यहाँ देखिए यौगिकों की आयनों की उस पर उपस्थिति बताना है। हम लोग देखे थे सोडियम में कौन सा आयन होता है, धनायन। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन में ऋणायन कितना, 2 का। पूछ करना ही नहीं है, सारा एक क्वेश्चन पढ़े हम लोग, तीनों के तीनों बन गया। मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या था, +2, देखिए लिखा हुआ है। माइनस ऑक्सीजन में -2, यहाँ पे भी दोनों लिखा हुआ है देखिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आयनिक यौगिक का विद्युत संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक जैसे पीछे वाले स्लाइड में बताए थे, क्या क्या उदाहरण लिए थे, एक सोडियम का लिए थे और एक क्लोरीन का लिए थे। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसका बाह्यतम कक्षा में कितना, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। याद है, 17, 2, 8 और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन कर लिए। ये क्या चाहेगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या चाहेगा, कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और क्लोरीन क्या चाहेगा, कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या करेगा, दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पढ़ाए थे पीछे। अरे अब इसका भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी पूरी तरीके से स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब दोनों को जब मनचाहा मिल गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन लोग का बॉन्डिंग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ रहे बात को, जो NaCl है इसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक, तो इसको अलग करने के लिए NaCl जैसे नमक हम लोग घरेलू यूज करते हैं, तो उसका ना गलनांक बिंदु बहुत हाई होता है। ठीक है, इसको फिर NaCl से सोडियम और क्लोरीन में बदलने के लिए हम लोग को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा ना, सोडियम और क्लोरीन के बीच, बहुत अधिक होगा। ये बोलेगा कि हम दोनों को तो मिल गया, अब छूटना ही नहीं है। ये रिटर्न और ना देना चाहेगा, ना बोलेगा कि सोडियम का तो लो तुम तेरा 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर दे देगा तो फिर तो वही परेशानी है, उसको स्टेबल फिर हट जाएगा। तो वही चलते बोलेगा दोनों एक दूसरे से एकदम बहुत मजबूती से आकर्षण बल लगा कर रहेगा। इसी वही आकर्षण बल को हम लोग हटाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बहुत ज्यादा ताप दे देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो फिर इसको हम लोग अलग कर पाते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया, गलनांक उच्च क्यों होती है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको मेल्ट कर दे। ठीक है, यही कारण उसका गलनांक उच्च होता है। उच्च होता है, क्यों होता है बता दिए यहाँ पे। अब चलिए इसका लिखित में आंसर देखिए। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत, गौर से पढ़िए, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, समझ आया, होता है। क्या होता है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, आकर्षण बल को कम करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे चलिए 2 बार ऊर्जा लिखा गया। क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। समझ आया क्यों उच्च होता है आयनिक यौगिक का गलनांक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पदों को परिभाषित करना, यानी खनिज। खनिज किसे कहेंगे, अयस्क, अयस्क किसे कहेंगे, और गैंग, गैंग किसे कहेंगे। ये तीनों वर्ड को हम लोग को परिभाषित करना है। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ये एरिया है, कोई स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, मतलब समझ लीजिए ये पूरा का पूरा राज्य है, किसी कोई राज्य है। जैसे मान लीजिए हम लोग का झारखंड राज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रांची जिला में कुछ मिला है थोड़ा सा, मान लीजिए एल्युमिनियम बात पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हम लोग खोज रहे हैं, एल्युमिनियम।
ठीक है। उदाहरण के लिए रांची जिला में कुछ एल्यूमिनियम मिला है, मान लीजिए कितना मिला, 1000 kg। गुमला जिला में कुछ मिला है, कितना मिला है, मात्र 10 kg। ये बस समझाने के लिए ले रहे हैं, हकीकत इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लिया रामगढ़ जिला में कुछ मिला, कितना मिला, 5000 kg। मान लीजिए खूंटी जिला में कुछ मिला है, बिरसा भगवान का जन्म स्थल, यहाँ पे क्या मिला है, 5 लाख kg। ठीक है, ये दोनों कहीं कहीं पे हर जिला में एल्यूमिनियम के इतना इतना अयस्क मिला है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पूरी चीज को क्या बोलेंगे, हम लोग खनिज। पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कहीं भी कोई तत्व मिलता है या धातु मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज। चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, चाहे वो 10 kg हो या 1000 kg हो या 5000 kg हो या 5 लाख kg हो, कोई मायने नहीं रखता है कितना क्वांटिटी में मिला है। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए 10 ग्राम भी मिला है तो वो भी एक खनिज ही है, तो इसी को हम लोग खनिज बोलते हैं। अब क्या करना है, गवर्नमेंट तो पता लगा लिया कि हाँ खूंटी जिला में सबसे अधिक एल्यूमिनियम मिला है, तो क्या करेगा, क्या गवर्नमेंट क्या गुमला में प्लांट लगाएगा निकालने के लिए, ये 10 kg को निकालने के लिए प्लांट लगाएगा या 5000 kg को, 5 लाख kg को? कोई भी समझदार है, गवर्नमेंट क्या चाहेगा, प्रॉफिट। मान लीजिए यहाँ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, मान लीजिए 10 kg निकाला, तो क्या 1 kg का 1 करोड़ थोड़ी ना दाम मिलेगा, नहीं होगा। उसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगा, 5 लाख kg की यहाँ प्लांट लगाएगा, कितना का, वही 10 करोड़ का। ठीक है, 10 करोड़ का निकालेगा, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को फायदा हो गया। पहला बात प्रॉफिट हो गया, निकालने में आसानी भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ऊंचाई कोई पर्वत में मिल गया, उसको निकालने में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो निकालने में आसानी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयस्क। खनिज तो सब कुछ सब है जो निकले, 10 kg वाला भी वहां भी खनिज है, लेकिन अयस्क किसे बोलेंगे, जहां पे अत्यधिक मात्रा में निकला है और वहां से निकलना उसको आसानी हो या और फायदेमंद हो। समझ आया? तो मान लीजिए अब तो यहां से निकाले, अब हम लोग प्लांट लग गया, अब यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, खुदाई चल रहा है, निकल रहा है। तो एल्यूमिनियम में क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम के साथ मिट्टी निकल रहा है, ठीक है, पत्थर निकल रहा है, कुछ और भी, जैसे और भी कुछ, मतलब जो एल्यूमिनियम ना हो अपशिष्ट पदार्थ उसके साथ एल्यूमिनियम के साथ निकल रहा है। तो ये जो मिट्टी, पत्थर और वो बहुत सारा कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। समझ आया? गैंग किसे कहेंगे, खनिज किसे कहेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा, खनिज नहीं, अयस्क। क्या, अयस्क। और खनिज किसे कहेंगे, लोहरदगा जिला में बॉक्साइट मिलता है, किसका वो अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बांगड़ू पहाड़ के, बांगड़ू पहाड़ बोलते हैं, वहां पे वो बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसका खुदाई चलिए रहा है। ठीक है, लोहरदगा जिला में एक पर्वत है, वहां पे बांगड़ू पहाड़ कुछ ऐसे ही नाम है। ठीक है, तो यही चीज है, समझ आ गया। खनिज, अयस्क और गैंग में अंतर। अब चलिए पढ़ते हैं लिखित में परिभाषा, तो और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। खनिज, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, तत्व या यौगिक। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम के साथ साथ, हो सकता है थोड़ा बहुत कॉपर भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि खोदे तो वहां पे बस एल्यूमिनियम में निकला, थोड़ा बहुत कॉपर का भी है, इसको मिल गया। तो इसलिए तत्व या यौगिक कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और अयस्क किसे कहेंगे, कुछ स्थानों पर खनिजों के कुछ विशेष धातु, क्या धातु
काफी मात्रा में। बताएं कितना मिला था, एग्जाम्पल लिए थे वहां 5 लाख kg, आप उसको 5 करोड़ kg भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना आसान हो तथा लाभकारी भी हो। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब समझ आ गया खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है? चीज एक ही है, बस समझने का लॉजिक है। ऑर्गेन अयस्क में उपस्थित शुद्ध पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, कोई पेड़ पौधा का जड़ वड़ कुछ भी हो गया मौजूद होते हैं, उसी को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। मौजूद होते हैं उन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब खोजेंगे तो सोना ही मिलेगा, चांदी तो चांदी है, उसके साथ कुछ और नहीं मिलेगा, यौगिक वौगिक में नहीं रहेगा। ये है डायरेक्ट, जैसे सोना की खान में बस सोना ही निकलेगा, ठीक है, पिघालिए तो उससे कॉपर ऊपर निकलेगा, वो चीज़ नहीं। चांदी का भी वही हाल है। तो वही चीज़ यहाँ पूछा गया, तो याद रखिए सोना चांदी, च्यवनप्राश नहीं, बस सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? कोई धातु के ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कॉपर का ऑक्साइड है, उसको हमको क्या करना है? कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, अब हम लोग इससे क्या करना है? कॉपर को अलग करना है, ठीक है। कुछ ऐसा करे, यहाँ पे कुछ और चीज डाल दे जिससे हमको जब आपस में अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या मिले? कॉपर सेपरेट मिल जाए। उसके बाद जो अपना यौगिक बना ले, कुछ अपना यौगिक बना लेगा, तो हम लोग को यौगिक कॉपर को अलग करना है, मतलब कॉपर निकालना है। तो इस रासायनिक प्रक्रम का मतलब किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करेंगे? तो हम लोग पढ़े हैं उपचयन और अपचयन, याद है? उपचयन और अपचयन, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसमें कहते हैं? जिस तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं उपचयन, और जिस तत्व से ऑक्सीजन की हानि होती है उसको बोलते हैं अपचयन। सीधी बात है। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की हानि कराना है, मतलब अलग कराना है ऑक्सीजन को, तो इसमें क्या होगा? अपचयन प्रक्रम। समझ आ गया? और एक बार समझिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसको क्या चाहेंगे हम लोग? कॉपर को अलग करना। तो कॉपर को अलग करेंगे, कैसे अलग कर सकते हैं? ऑक्सीजन और कॉपर को दोनों को सेपरेट करके, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग विस्थापित कर देंगे, यानी कॉपर ऑक्साइड से क्या होगा? कॉपर का अपचयन होगा, अलग हो रहा है, मतलब अपचयन, हानि हो रहा है। तो इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? अपचयन प्रक्रम। यहाँ लिखा हुआ वही चीज, अपचयन प्रक्रम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई X धातु रख दिए, ठीक है। जब ये दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएं तो क्या किया? ये X धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला के एक यौगिक का निर्माण कर लिया। कौन सा यौगिक का निर्माण कर लिया? XO, ठीक है, और कॉपर को स्थापित कर दिया। तो हम लोग को तो चाहिए था भाई, इससे कोई मतलब थोड़ी ना, ये कुछ भी हो, हम लोग को तो निकालना था कॉपर, जो हम लोग को मिल गया। कहीं पे कोई दिक्कत है? और अब इसका लिखित में आंसर देख लेते हैं। अपचयन प्रक्रम बता दिए, क्यों अपचयन? क्योंकि ऑक्सीजन का हानि हुआ है, ठीक है, जुड़ा नहीं है। जुड़ता तो उपचयन बोलते हैं, लेकिन अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का हानि। लिखित में आंसर देखिए, अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, सही बात है, कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपचायक? यहाँ पे एक्स के मान पे रख लीजिए, या सोडियम मान रख लीजिए, या कैल्शियम रखिए, या एल्युमिनियम रखिए, ठीक है, समझ आ गया? कुछ भी उसी का मतलब यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये निम्न अभिक्रिया वाले धातु को अनेक यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्योंकि ये क्या है? बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है,
जैसे सोडियम है, सोडियम जानते हैं मिट्टी के तेल में डुबा कर रखे थे, क्योंकि वो हवा या पानी के संपर्क में आते ही जलने लगता है। और कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत अभिक्रियाशील धातु है, और एल्यूमिनियम भी है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से क्या करे, अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर दे, या कोई धातु है उसको अलग कर दे। ठीक है, तो इसका एक देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक धातु का ऑक्साइड है। ठीक है, और उसको अलग करने के लिए, मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ले आए। जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएं तो एल्यूमिनियम क्या किया, ये ऑक्सीजन के साथ खुद एक यौगिक का निर्माण किया और मैग्नीशियम को विस्थापित कर दिया। बोले कि तुम हटो, तेरा कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम को विस्थापित कर दिया और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया। ठीक है, ये क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? संचारण पढ़े हैं, बुक में दिया हुआ है। संचारण का मतलब क्या होता है? जैसे लोहा में जंग लगना, एल्यूमिनियम में भी जब उसको भाप से अभिक्रिया कराते हैं तो वो भी खराब संचारण होता है। तो एक है Ag और Au, ये क्या है, आसानी से संचारण नहीं होगा लेकिन आसानी से नहीं। ऐसा नहीं कि लोहा रखे 6 महीना तक उसमें पेंट नहीं किया या फिर उसको जमीन में गाड़ के रखे तो वो जंग लग के खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पूछा है, आसानी से संचारित नहीं होती है, तो ये कौन हो जाएगा, चांदी और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहेंगे? मिश्र धातु क्या, यहाँ मिश्रण है। जब दो धातु ले, ठीक है, एक कोई ए धातु है और बी कोई धातु है, जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ए बी बन जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। या फिर ए कोई एक धातु ले और सी जो है ये अधातु है, ये दोनों को जब अभिक्रिया कराएं तो एक मिश्र धातु बन गया सी। ये भी एक प्रकार, किस प्रकार की, ये भी एक मिश्र धातु का ही प्रकार है। तो यहाँ वही चीज पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या एक अधातु, एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। किसी को दिक्कत? आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कंप्लेन है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।